हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कमिटी टू रिव्यू एमजीएन आरईजीए, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं। तो ये क्या है मनरेगा? तो उसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जो 2005 में उन्होंने एनेक्ट किया था ये लॉ, और 2005 से ये स्कीम चल रही है। ये स्कीम में रूरल एरियाज में, ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल है उन लोगों के लिए ये स्कीम थी। उनको वर्क एम्प्लॉयमेंट गारंटी करना था कि उन्हें गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हें जॉब मिलेगी, कुछ ना कुछ वर्क उनको करने को मिलेगा और उसके अगेंस्ट में उनको वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक्ट से इसे गारंटीड किया गया था। तो राइट टू वर्क जो है, इसे यहाँ पे एक एक्ट का रूप दिया गया है, जिसमें स्कीम के हिसाब से कि जो भी रूरल हाउस होल्ड है उसका कोई भी एक एडल्ट मेंबर है, वो एडल्ट मेंबर को हर साल में मिनिमम 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वर्क जो होगा वो अनस्किल्ड होगा, मतलब कि लेबर वर्क होगा। तो जो भी ये स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसको काम चाहिए और वो अगर डिमांड करता है ये वर्क करने के लिए, अगर ये मनरेगा एक्ट के अंदर वो अगर रजिस्टर करवाता है खुद को, तो उनको हर साल में 100 डेज अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अगेंस्ट में उन्हें वेजेस दिए जाएंगे। ये स्कीम डिमांड ड्रिवन है, मतलब कि लोगों को मांगना पड़ेगा काम। अगर लोग इसमें एनरोल करवाते हैं और डिमांड आती है, तब उन्हें ये काम प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए ये जो मनरेगा है 2005 से चल रहा था, तो इसे रिव्यू करने के लिए कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें कुछ फॉल्स और कुछ क्रिटिसिज्म आई है अभी रिसेंटली। तो ये जो क्रिटिसिज्म है उसके लिए इसको रिव्यू करना है कि ये एक्चुअली इफेक्टिव है कि नहीं, और उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए एक कमिटी फॉर्म की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म की है, जो ये जो मनरेगा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और वो कितना एफिशिएंट है ये पॉवर्टी एलिविएट करने में, मतलब कि गरीबी को हटाने के लिए। तो ये प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, ये जो स्कीम थी ये पॉवर्टी एलिविएशन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से रूरल रीजन के लिए, रूरल एरियाज के लिए गरीबी हटाने के रूप में इसे लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर वर्क भी गारंटीड है एंड वेजेस भी। अभी तक यहाँ पे 51 करोड़ एक्टिव वर्कर्स एनरोल्ड है, मतलब कि 51 करोड़ वर्कर्स ने यहाँ पे एनरोल किया गया है जिन्हें ये काम मिलता है। यहाँ से याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसे एनेक्ट किया गया था। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जिसमें अनस्किल्ड वर्क 100 डेज के लिए हर साल दिया जाता है। जो भी रूरल हाउस होल्ड है उसके एडल्ट मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, उनको ये वर्क प्रोवाइड किया जाता है। ये एक पॉवर्टी एलिविएशन इंस्ट्रूमेंट है, गरीबी हटाने के लिए यूजफुल है, और रूरल रीजन्स के लिए ये बनाया गया है, जिसमें अभी 51 करोड़ एक्टिव वर्कर्स एनरोल किए जा चुके हैं। तो अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों कमिटी बनाने की जरूरत पड़ी। तो क्रिटिसिज्म ऐसा है कि इसमें लैक ऑफ टेंजिबल एसेट क्रिएशन, मतलब कि एसेट क्रिएशन, अभी ये वर्क जो प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसा वर्क होगा। ठीक है, हमने पहले ही बोला कि अनस्किल्ड वर्क है, तो अनस्किल्ड मतलब कि मैन्युअल लेबर वर्क है। तो इसके थ्रू कौन से काम करवाए जाते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, कोई टैंक या तो लेक्स बनाने हैं, या तो जो भी टैंक्स और लेक्स एग्जिस्टिंग है उन्हें और भी डीप करना है। फिर कुछ रिवर्स है उसके ऊपर छोटे छोटे इरिगेशन के लिए चेक डैम्स बनाने हैं, तो उस तरह के चेक डैम्स बनाए जाते हैं। फिर कुछ कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने हैं, तो टॉयलेट्स के लिए ये स्कीम यूज होती है। तो जो भी काम मांगेंगे उनको टॉयलेट बनाने का काम में दिया जाएगा। कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए भी उन्हें काम दिया जाता है, जिसमें जो भी अनस्किल्ड वर्क है, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट वर्क नहीं है, ऐसे वर्क में इन लोगों को एंगेज किया जाता है। तो ये सब जो बना, ये टैंक्स बनी, लेक्स बने, चेक डैम से, टॉयलेट से, इसे हम देख सकते हैं कि क्या क्या बनाया। तो ये एक टेंजिबल एसेट हुई
तो ऐसी एसेट क्रिएशन जो है वो भी कम हो रही है कई कई जगह पे, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में बिहार, तो बिहार में पॉवर्टी है, गरीबी वहां पे ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी एसेट जनरेट नहीं करते हैं ये मनरेगा वर्क के थ्रू कि जिससे कोई कॉन्क्रीट डिफरेंस आ जाए, उन लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए। इस तरह के कॉन्क्रीट डिफरेंस करने वाली कोई एसेट जनरेट यहाँ पे नहीं होती है। जबकि केरला में इकोनॉमिकली वो बेटर है, फिर भी यहाँ पे ऐसी एसेट क्रिएशन वो लोग कर रहे हैं, ऐसी एसेट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, जबकि यहाँ पे बिहार में ये यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है। फंड यूज हो रहा है बट एसेट क्रिएशन कम है यहाँ पे। दूसरा कि जो भी फंड एलोकेशन हो रहा है वो स्टेट की नीड के हिसाब से नहीं हो रहा है। जैसे कि बिहार, तो यहाँ पे मनरेगा की जरूरत ज्यादा है, ये फंड ज्यादा फ्लो होने चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादा है। और केरला जो है उसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें एसेट क्रिएशन ज्यादा है, यहाँ पे इकोनॉमिकली वो लोग स्टेबल है तो उन्हें फंड नहीं दिए जाए, ये चीज भी नहीं हो सकता। अगर केरला से मनरेगा की डिमांड आती है तो उन्हें फंड एलोकेट करने पड़ेंगे। तो ये जो फंड जो है वो स्टेट्स की नीड के हिसाब से नहीं है। मतलब बिहार में भी अगर 10,000 वर्कर्स काम मांग रहे हैं तो उस हिसाब से 10,000 वर्कर्स का 100 डे पे हिसाब से जो भी फंड होगा वो दिया जाएगा। और अगर केरला से भी 10,000 वर्कर्स मनरेगा वर्क की मांग कर रहे हैं तो उनको भी सेम फंड ही दिया जाएगा। तो ये जो है, ऐसा नहीं है कि बिहार गरीब है तो उसे ज्यादा फंड दो, केरला अमीर है तो उसे कम फंड दो, ऐसा नहीं हो रहा है। जैसी डिमांड उस हिसाब से फंड दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बिहार में एक्चुअली ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि वहां पे एसेट क्रिएशन होना चाहिए, तो एसेट के हिसाब से फंड यहाँ पे ज्यादा जरूरत है कि जो ये एक्ट की जो करंट स्ट्रक्चर है एक्ट का उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों क्रिटिसिज्म है कि टेंजिबल एसेट क्रिएशन कम हो रहा है कई कई जगह पे, और एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म है। तो अभी ये कमिटी बैठाई गई तो वो क्या करेंगे, ये कमिटी का नाम क्या है? तो कमिटी का नाम है सिन्हा कमिटी, जो कि अमरजीत सिन्हा जो ये कमिटी के हेड है, ठीक है, जो चेयरपर्सन है अमरजीत सिन्हा, उनके नाम से ये कमिटी का नाम रखा गया है। और ये जो अमरजीत सिन्हा है वो रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी के हिसाब से काम कर चुके हैं। तो इनको काम दिया गया है ये कमिटी को, जिसमें दूसरे मेंबर्स होंगे, बट हेड है अमरजीत सिन्हा, उनके नाम से सिन्हा कमेटी इसे बुलाएंगे। तो इनको क्या स्टडी करने को बोला है? तो फर्स्ट तो जो मनरेगा वर्क की जो डिमांड आ रही है उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या है, ये स्टडी उन्हें करना है कि कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये मनरेगा वर्क की डिमांड आती रहती है, और अभी कोविड के बाद में ये डिमांड बढ़ी है, तो ये भी एक फैक्टर हुआ। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं वो स्टडी करने हैं। दूसरा कि ये जो भी एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर अलग अलग स्टेट में वेरी करता है, जिसे इंटर स्टेट वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि बिहार और केरला का एग्जांपल हमने देखा, तो ये जो वो दोनों किस तरह से अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कौन सी एसेट के लिए अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना फंड यूटिलाइज कर रहे हैं, ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं अलग अलग स्टेट में, उसे भी स्टडी करना है, उसके रीजंस भी स्टडी करने हैं। दूसरा कि जो काम दिया जा रहा है तो वो काम क्या अभी इनफ है कि ये जो भी वर्क हम दे रहे हैं कि टैंक बनाओ, रोड्स बनाओ, तो ये सब काम जो है उसमें कुछ और भी एडिशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये कंपोजिशन ऑफ वर्क है, उसको ये स्टडी करेंगे। और ये जो कमिटी है ये 3 मंथ्स में रिपोर्ट पब्लिश करेगी, उसका रिपोर्ट देगी और सजेस्ट करेगी कि ये स्कीम का जो अभी तक का फोकस है वो फोकस ठीक है कि नहीं, जो चीज गरीबी हटाने के लिए जो एसेट क्रिएशन हम कर रहे हैं वो फोकस ठीक है कि नहीं, और वो फोकस में भी अगर चेंजेस की जरूरत है तो वो क्या है। दूसरा कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक है कि नहीं, उसमें भी चेंजेस की जरूरत है कि नहीं। तो ये मनरेगा को मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये फोकस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो ये भी ये कमिटी स्टडी करेगी। तो याद रखिएगा अमरजीत सिन्हा कि जो रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी रह चुके थे, ये इसके चेयरपर्सन है ये कमेटी के, उनके नाम पे ये कमेटी को सिन्हा कमेटी कहा जाएगा। ये कमेटी जो है वो मनरेगा वर्क के डिमांड के पीछे के कारण जो होंगे, जो फैक्टर्स है, उसको स्टडी करेगा। दूसरा कि एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स जो है अलग अलग स्टेट में जो वेरिएशन आ रहे हैं उसके, ये स्टडी करेगा। वर्क कंपोजिशन को स्टडी करेगा और कुछ चेंजेस है तो बताएगा। और ये
मनरेगा को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मनरेगा के फोकस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस करने की जरूरत है उसे सजेस्ट करेगा और 3 मंथ्स में उसका रिपोर्ट देगा। तो कमिटी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रखी गई है? तो पहला ऐसा है कि पहले जब 2005 में ये मनरेगा को एनेक्ट किया गया था, उस वक्त से पहले जो कॉस्ट, जो फंड हम प्रोवाइड करते थे, जो काम प्रोवाइड करते थे, वो काम प्रोवाइड करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर लगता था, ठीक है, कॉस्ट जो लगती थी, वो कॉस्ट गवर्नमेंट को अभी वो कॉस्ट बढ़ गई है, अभी वो कॉस्ट में इंक्रीज आया है। अभी 2022 चल रहा है, इतने सालों के बाद में सेम टैंक बनाने के लिए जितने रुपए जितनी जरूरत है, सेम चेक डैम बनाने के लिए सपोज उनको जो भी सीमेंट है, कंक्रीट है, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये सीमेंट, कंक्रीट, उनको जो भी टूल्स देने पड़ेंगे, जो औजार देने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट में भी जो इंक्रीज आई है, तो ये जो वर्क प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट है, ये जो बढ़ी है, ऐसी एक आर्ग्यूमेंट आ रही है कि अभी ये सस्टेनेबल नहीं है। जब से स्टार्ट किया तब से अभी कॉस्ट काफी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को ये स्कीम ज्यादा महंगी पड़ रही है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको भी देखेंगे ये कि सही में कितनी कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन वो कॉस्ट बढ़ने की वजह से मनरेगा के जो बेनिफिट्स है उसे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लोगों को 100 डेज का तो एटलीस्ट मिनिमम वर्क मिल रहा है, उनको उतने दिन का तो पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कुछ कुछ तरीके से ये गरीबी हटाने के लिए काम आ रहा है। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट कितनी वैलिड है, इसे ये कमेटी रिव्यू करेगी, देखेगी। दूसरा है कि पुअरर एरिया के अंदर अभी ज्यादा फोकस लाने की जरूरत है। तो ये जरूरत है, ये जरूरत क्यों है, उसके रीजंस, और दूसरा कि किस तरह से ये फोकस बढ़ाया जाए। जो भी गरीब स्टेट्स है, जो भी गरीब एरिया है, वहां पे किस तरह से ये स्कीम को ज्यादा फोकस्ड बनाया जाए, तो ये भी ये रिव्यू करेंगे। दूसरा है कि कंपोजिशन ऑफ वर्क, जो भी अभी प्रेजेंटली जो काम दिया जा रहा है या काम करवाया जा रहा है लोगों से, तो वो जो है उसे भी स्टडी करेगा। तो इसमें फोकस क्या रखना है आगे चल के, कि हमें एसेट क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना है या इंडिविजुअल वर्क के ऊपर काम ध्यान देना है। इसका मतलब है कि जो भी एसेट बन रही है उस हिसाब से इसको हम क्या बोलेंगे, ये सक्सेस है या नहीं है, या कि यहाँ पे ठीक चल रहा है कि नहीं, कि कितने टैंक्स बने, कितने चेक डैम्स बने, कितने टॉयलेट्स बने, कितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी। तो ये एसेट क्रिएशन अगर हो रहा है तो स्कीम ओके है ऐसा कहेंगे, या हमें ये देखना है कि लोगों को वर्क मिल रहा है, कि यहाँ पे ज्यादा लोगों को वर्क मिला तो वो उनकी गरीबी कम हुई। तो ये दोनों में से कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए, ये चीज पे भी ये कमिटी को रिव्यू करना है, स्टडी करना है। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 3, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क जो कि अभी बढ़ गई है, ये आर्ग्यूमेंट को चेक करना है कि कितना बढ़ी है और क्यों बढ़ी है। दूसरा कि फोकस जो है वो अभी ज्यादा करके पुअरर एरियाज में जाना चाहिए, तो उसके लिए रीजंस और वेज रेकमेंड करेंगे। कंपोजिशन ऑफ वर्क को ये स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कम्युनिटी बेस्ड एसेट्स या तो इंडिविजुअल वर्क, ये दोनों में से किसे प्रायोरिटी देनी है, ये भी ये कमेटी नक्की करेगी। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे। ये डे जो है वो 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मिल्क डे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों सेलिब्रेट करना है? तो हमें पता है कि डेयरी सेक्टर जो है वो इंडिया में काफी सारे फार्मर्स जो है उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम भी हुआ तो भी ये डेयरी सेक्टर की वजह से वो बच पाएंगे, उनको ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। तो उनकी इनकम जो है, ठीक है, फार्मर्स की, उसको अश्योर करने के लिए ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नेशनल मिल्क डे जो है वो हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर में ये काम पूरा आता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन डेयरी सेक्टर जो है वो। और ये हम इस साल जो करेंगे वो एक्चुअली हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, उनके नाम पे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल उनकी वो 101 फर्स्ट बर्थडे उनका गया।
तो 26 नवंबर को उनका 101st बर्थडे था, उसके लिए ये इस साल सेलिब्रेट किया गया है ये, ठीक है। तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, तो मिल्क कलर वाइट होता है, तो उसके हिसाब से याद रखिएगा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो मिल्क सेक्टर में जो रिवॉल्यूशन आया है। पहले हमारा मिल्क प्रोडक्शन कम था, ठीक है, डेयरीज इतनी एस्टेब्लिश्ड नहीं थी, जबकि आज हम वर्ल्ड लेवल पे रिनोन्ड है, हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। तो ये जो बढ़ा है हमारा मिल्क प्रोडक्शन, इसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है ये कौन लाए थे इंडिया में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, इनके बर्थडे पे हम 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये डे का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट आता है, मतलब पूरे दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन जितना होता है उसका 23% सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। दूसरा ये भी है कि डेयरी एक ऐसा सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी के अंदर एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर आता है। तो ये जो है वो सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी है इस तरह की, कि जो अराउंड 5% जितना नेशनल इकोनॉमी, मतलब 5% ऑफ द जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये काफी बड़ा सेक्टर हुआ। और दूसरा कि ये 8 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉय करता है, जॉब देता है, या तो उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो 8 करोड़ फार्मर्स जो है ये सेक्टर में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि नेशनल मिल्क डे हम 26 नवंबर को करते हैं, जो कि वर्गीस कुरियन क्या बर्थ एनिवर्सरी है, और वो फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन माने जाते हैं इंडिया में। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया जो है वो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट आता है, और 23% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया करता है। डेयरी जो है ये 5% जितना अपने जीडीपी में, यानी कि नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, और 8 करोड़ फार्मर्स को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अभी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है ये डेयरी सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने ये अमूल ब्रांड, हमें पता है अमूल क्या है, तो ये अमूल ब्रांड जो है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, उन्होंने सेटअप किया था। तो ये फाउंडिंग फादर है अमूल ब्रांड के, और इन्होंने डेयरी सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइज किया। मतलब पहले कैसा था कि स्मॉल स्मॉल पॉकेट में मिल्क प्रोडक्शन होता था, वही विलेज में वो मिल्कमैन जो है वो मिल्क बेचता था, लेकिन इंडस्ट्रियल वे में, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करना बहुत बड़े स्केल पे, और मिल्क प्रोडक्ट्स अलग अलग बनाना, जैसे चीज है, बटर है, दही है, तो ये सारी चीजें बनाना, उसका पैकेजिंग करना, तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल स्केल पे स्टार्ट ये वर्गीस कुरियन जी ने करवाई थी। और 1998 तक इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नहीं आता था, पहले यूएस था ये। तो 1998 में हम यूएस को पीछे छोड़ गए थे, और इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर वर्ल्ड का बना था। वर्गीस कुरियन जी को बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, जिसमें से ये अवार्ड्स याद रखिएगा, कृषि रत्न, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और वर्ल्ड फूड प्राइज, ये वर्ल्ड लेवल का अवार्ड है, ये उनको मिला था। और दूसरे इंडिया के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है, हाईएस्ट अवार्ड्स है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों उनको मिले हैं। यहाँ से याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो अमूल ब्रांड के फाउंडर है, उन्होंने डेयरी सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइज किया था, और 1998 में इंडिया ने यूएस को सरपास किया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनने में। कुरियन जी को कृषि रत्न, रामन मैग्सेसे अवार्ड और वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। उसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी ये अवार्ड उनको एनायत किए गए थे। अभी देख लेते हैं कि ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसमें एक ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था 1970 में। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है वो क्या है कि दूध की नदियां बहनी चाहिए, मतलब इतना मिल्क प्रोड्यूस होना चाहिए कि लगे कि दूध की बाढ़ आ गई है, इतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हमें करना है। ऐसे मोटिव के साथ, ऐसे एम के साथ ये ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था 1970 में। तो इसमें ऐसे था कि ये फ्लड में, ये ऑपरेशन फ्लड जो है उसमें जो डेयरी फार्मर्स जो है, डेयरी फार्मर्स मतलब कि जो फार्मर्स पशुपालन करेंगे, मतलब कि
डोमेस्टिकेट करेंगे एनिमल्स को, उन्हें डेयरी फार्मर्स कहते हैं, और वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, तो ये खुद के डेवलपमेंट को तो मैनेज करेंगे ही, ठीक है, इससे फार्मर्स को तो फायदा है ही, इसके साथ में वो ओनरशिप भी उनको मिले। ये अभी हमें पता है कि अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वैसे ही सारी जो डेयरीज जो है ज्यादातर इंडिया में वो कोऑपरेटिव्स है। वो कोऑपरेटिव्स होने की वजह से, कोऑपरेटिव्स का मतलब है कि जो मेंबर्स है वो उसके मालिक भी कहलाते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर में डेयरी को डेवलप किया था, तो इनको ओनरशिप भी मिली थी। तो इस हिसाब से ये जो ऑपरेशन फ्लड है उसके गोल्स क्या क्या थे, तो फर्स्ट है कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यानी कि फ्लड होना चाहिए मिल्क का, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना है हमें। रूरल इनकम को ऑगमेंट करना है, ऑगमेंट करना मतलब कि एडिशन करना। ऑलरेडी रूरल इनकम कहाँ से आएगी, फार्म से आएगी, ठीक है, तो ये जो फार्म इनकम है प्लस उसके अंदर हमें डेयरी की इनकम भी ऐड करनी है, तो उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी रहेगी। तो इसीलिए ये रूरल इनकम जो भी है, रूरल एरिया में जो भी इनकम होती है उसको ऑगमेंट करना इसका एक गोल था। और कंज्यूमर्स को भी प्राइजेस रीजनेबल पड़ने चाहिए, मिल्क प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाने चाहिए। तो ये 3 गोल के साथ में ये ऑपरेशन फ्लड हुआ था। यहाँ से याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड जो है वो 1970 में स्टार्ट किया गया था, और उसके गोल्स क्या क्या है, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ऑगमेंट रूरल इनकम्स एंड रीजनेबल प्राइजेस फॉर कंज्यूमर्स। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे रिवॉल्यूशन के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सी कमोडिटी के लिए ये रिवॉल्यूशन था ये दिया गया है। फर्स्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। सेकेंड इज येलो रिवॉल्यूशन, ऑयल सीड्स। थर्ड इज सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन, सोलर एनर्जी। फोर्थ इज व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क। विच ऑफ द अबाव आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए 1 and 2 only, ऑप्शन बी 2, 3 and 4 only, ऑप्शन सी 4 only, ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. Guess the video. Pause the video and guess the answer. चलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये है डी 1, 2, 3 and 4। ये चारों चार पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन हमें पता है कि वो करेक्ट ही है, ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये हमें पता है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए है, बहुत फेमस रिवॉल्यूशन है, तो ये हमें एग्जाम में पता होगा, कहीं ना कहीं हम पढ़ लेंगे एग्जाम आने तक। तो ये दोनों हम श्योर बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में श्योरिटी नहीं आएगी एग्जाम में। तो इसे ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो उसे छोड़ नहीं देना है, हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, कि हमें पता है कि फर्स्ट इज डेफिनेटली ट्रू, 4 इज डेफिनेटली करेक्ट, तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 और 4 दोनों है, तो ये है ऑप्शन डी। इसीलिए 2 और 3 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे, और वैसे भी ये करेक्ट है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए है और सैफरॉन रिवॉल्यूशन सोलर एनर्जी के लिए है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।